अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट हिना सलमान। आप लोग ठीक होंगे, सुबह बखैर आप लोगों को। और एक नई सुबह के साथ प्रोग्राम का आगाज करते हैं। आपको पता है कि 14 अगस्त में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है। पूरा मुल्क खूबसूरत झंडियों से, शहर शहर, गली गली, नगर नगर में जो है सब्ज और सफ़ेद रंग के जो है परचम नज़र आ रहे हैं। आपको पता है जगह जगह स्टॉल्स लग गए हुए हैं, गली गली कूचों में जो है वो तराने भी बज रहे हैं और इसके साथ साथ बहुत सी एक्टिविटीज़ भी देखने में आ रही हैं। आपको पता है कि शहरों की मेन शाहराहों को जो है ब्लॉक करके वहाँ कॉन्सर्ट्स का आज बाकायदा आगाज़ किया जा रहा है, जहाँ अपने परस्तारों को, अपने फनकारों को बखूबी हम लोग देखेंगे, बल्कि ना सिर्फ देखेंगे और जोशो जज्बे के साथ आप लोग इन कॉन्सर्ट्स का रुख करें, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये जो कॉन्सर्ट्स हैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो हैं वो आप लोगों के लिए उनका स्पेशल इनेकाद किया गया है। और व्यूअर्स, अगर हम बात करते हैं इस प्यारे मुल्क की, तो क्या खूबसूरत दास्तान है, कितनी बड़ी हिजरत हुई और कितने लोग जो हैं एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हुए। और इसके साथ साथ समटाइम्स बहुत सैड स्टोरीज भी हम सुनते हैं, मगर कहते हैं ना कि वो स्टोरीज अब वो पीछे रह गई हैं, क्योंकि मुल्क जो है हमारा रात दुगनी दिन चुगनी तरक्की भी कर रहा है। और इस तरक्की के साथ साथ दिल चाहता है कि क्यों ना हम ऐसे तमाम लोगों को आपसे मिलवाएं जिन्होंने वाकई पाकिस्तान का नाम रोशन किया है जगह जगह पे। अगर हम स्पोर्ट्स एथलीट्स की बात करें, अपने फिल्म स्टार्स की बात करें, अपने ड्रामा एक्टर्स की बात करें, अपने क्रिकेटर्स की बात करें, या अपने ऐसे लोगों की बात करें जो कि हर रोज कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं, और ये भी हमारा फ्यूचर है। मगर आज हमने सोचा कि आज हम अपने प्रोग्राम का आगाज छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों से करते हैं। पुराने मिली नगमे, वो जो हम स्कूल में गाया करते थे और झंडियां लगाया करते थे, और मुझे याद है कि अब बाजे बजते थे, मगर अब चीज़ें बदल गई हैं। अब हमारी जो जनरेशन जी है, जेन जी, जनरेशन अल्फा है, वो कुछ डिफरेंट ही करना चाह रही है। उनकी थिंकिंग डिफरेंट है, उनकी इनोवेशंस डिफरेंट हैं, और वो चाहती हैं कि कुछ डिफरेंट करके दिखाएं। पुरानी यादों को तो हम ताज़ा करते रहते हैं, आपको मिलवाते भी रहते हैं, लेकिन आज छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे मेरे साथ सेट पे मौजूद हैं और खूबसूरत अंदाज के साथ आज मैं कुछ सुनूंगी भी, कुछ स्पीचेस भी हम सुनूंगी। पूछेंगे कि पाकिस्तान की हिस्ट्री जो है वो क्या जानते हैं, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के हवाले से उनको क्या बताया गया है। हर दौर की जो हिस्ट्री है वो एक डिफरेंट अंदाज में नरेट की जाती है। स्टोरी टेलिंग का जो मामला होता है वो बहुत एक डिफरेंस क्रिएट करता है। हमारे दौर में डिफरेंट था, अब के दौर में डिजिटलाइज तरीके से जो हिस्ट्री को लोगों में कंज्यूम किया जा रहा है। लेकिन बात यह है कि 14 अगस्त 1947 का जो मकसद है वो बुनियादी तौर पे वो एक ही है। मकसद है कि हमने खूबसूरत वतन हासिल किया, और उस वतन को आज भी हम सीने में सजाए हुए खड़े हुए हैं। बहुत से लोग बातें करते हैं कि इस मुल्क ने हमें क्या दिया, मगर हमने कभी सोचा है कि हमने इस मुल्क को क्या दिया? तो ये जो कहानियाँ हैं छोटी छोटी, ये बयान करना बहुत ज़रूरी है। और क़याम पाकिस्तान के वक्त जो कुर्बानियाँ थी, जो हिजरत थी और वो जो वाक़यात थे, आज हम वो भी नरेट करेंगे। और इसके साथ साथ ये भी जानेंगे ये जो हमारा खूबसूरत सा परचम है, ये जो सितारा है और चाँद है, इसका असल मकसद क्या है, ये क्यों बनाया गया, किसने बनाया गया, किस लिए बनाया गया, और आज हम जो सब्ज और सफ़ेद रंग जो ओढ़ते हैं वो किस चीज़ की पहचान है, किस चीज़ की अलामत है। तो मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगी छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को। तो मेरे साथ मौजूद हैं पाकीज़ा। वालेकुम सलाम जी को मैं वेलकम करती हूँ। पाकीज़ा आज हमें ज़बरदस्त किस्म की एक स्पीच उन्होंने तैयार की है, उसके हवाले से भी बताएंगी कि वो स्पीच जो है 14 अगस्त के हवाले से वो क्या सोचती हैं, क्या समझती हैं इस दिन की अहमियत के हवाले से और पर्सपेक्टिव के हवाले से, और आगे आने वाले फ्यूचर के हवाले से कि 14 अगस्त जो है वो कितनी अहमियत का हामिल है। और उसके साथ हमें ज्वाइन किया रूहान ने। अस्सलाम वालेकुम रूहान। और रूहान, हम रूहान से पूछेंगे कि कौन सा मिली नगमा रूहान को आता है, और रूहान आज हमें सुनाएगा भी। और उसके साथ हमें ज्वाइन किया है नन्ही मुन्नी अनाया ने। अस्सलाम वालेकुम अनाया। वालेकुम सलाम। कैसी हो, ठीक हो? इतने प्यारे वाइट कपड़े पहने हुए हैं। तो अनाया भी हमें स्कूल की स्टोरी सुनाएंगी कि स्कूल में जो है 14 अगस्त जो है कैसे मनाते हैं और पाकिस्तान किसने बनाया था। आज मैंने रैपिड फायर भी करना है। अनाया मुझे सबसे पहले बताओ कि पाकिस्तान किसने बनाया था? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया था। वेरी नाइस। अच्छा, तो जब 14 अगस्त आता है तो अनाया क्या करती है जब इंडिपेंडेंस डे आता है? बाहर जाके लाइट्स देखती है। लाइट्स देखती हो? कहाँ जाती हो? जहाँ पर लगी होती हैं। जहाँ पे लगी होती है। घर को कभी डेकोरेट किया है छोटे छोटे फ्लैग्स के साथ? किसने किया है? मम्मा पापा ने। मामा पापा को लगा लेती हो साथ, और आप भी करती हो?
ठीक है। अच्छा, रोहान उनके साथ है, उन्हीं के भाई हैं। और रोहान, आज हमें आप कोई मिली नगमा सुनाओगे अच्छा सा? आता नहीं, अच्छा क्या सुनाओगे, क्या क्या बताओगे आज 14 अगस्त के हवाले से? क्या लगता है आपको हमें क्या करना चाहिए? हमें सुबह के वक्त पाकिस्तान का झंडा लगाना चाहिए ऊपर, और फिर कहते हैं वाइल्ड लाइट्स लिखनी चाहिए ताकि हमारा दिन जो है वो अच्छा गुजरे। ठीक है, छुट्टी होती है ना इस दिन तो 14 अगस्त वाले दिन, क्योंकि स्कूल तो अब आगे शुरू होते हैं। अच्छा, और क्या क्या करते हो 14 अगस्त वाले दिन? हम पहले ऊपर झंडी लगाते हैं पाकिस्तान की, फिर खाना खाने चले जाते हैं तैयार होके, ये रेस्टोरेंट वगैरह में। अच्छा, और फिर रात को लाइट्स देखने चले जाते हैं। तैयार कैसे होते हो? तैयार पाकिस्तान के कपड़े पहन के। अच्छा, आज भी पहने हुए हैं? हाँ जी। पाकिस्तान चांद सितारा शर्ट पहनी। अच्छा, बैज भी लगाते हो? हाँ जी। अच्छा, आज 13 अगस्त है ना, अब कल क्या करोगे? कल यही करेंगे, यही करोगे? तैयार होके खाना खाने चले जाएंगे, फिर रात को लाइट्स देखेंगे। कॉन्सर्ट्स वगैरह कभी सुनते हो जाके? पार्क जाते हो? पार्क, हाँ जी। कौन से पार्क जाते हो? पार्क वो है बड़ा सा, हुकूमत ने बनाया था। अच्छा, वहाँ जाते हो? वहाँ जाते हैं बस सैर करने, बस फिर आ जाते हैं घूमने के लिए, वॉक करने के लिए। वेरी नाइस। इसका मतलब एक्टिविटीज होती हैं, काफी लोग आए होते होंगे। और मेरे कजन्स भी आते हैं, फिर हम खेलते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ कि जब पाकिस्तान के बारे में आप क्या जानते हो, हिस्ट्री में क्या पढ़ा हुआ है, स्कूल में क्या सिखाते हैं? पाकिस्तान तब आज़ाद हुआ था, उस दिन काफ़ी लोगों की जानें गुमाई गई थी, और तब कहते हैं पाकिस्तान के लोग तब आ रहे थे इंडिया से पाकिस्तान, जो वो तो हिंदू ने उनको मार दिया था काफ़ी ट्रेन के अंदर। वो कौन में से कोई नहीं बचा था, और काफ़ी कम ट्रेन आई थी। फिर आपने मूवी देखी थी जिना? हाँ जी। जिना मूवी देखी थी? फुल नहीं देखी, लेकिन देखी है ना। अच्छा, उसमें वो जो ट्रेन तो पाकिस्तान आई थी, फर्स्ट ट्रेन, उसमें एक सॉन्ग भी बना हुआ जिसमें कायदे आजम खड़े होकर क्या देख रहे हैं कि देयर वाज ओनली सिंगल चाइल्ड व्हिच वाज लेफ्ट बिहाइंड। अच्छा, म्यूजियम जाते हो? अनाया म्यूजियम गई हो? कौन सी म्यूजियम गई हो? आर्मी म्यूजियम? आर्मी म्यूजियम जहाँ हेलीकॉप्टर्स हैं बाय देखा हुआ है। क्या अच्छा लगा वहाँ पर? बस हेलीकॉप्टर अच्छा लगा था। हेलीकॉप्टर अच्छे लगे थे। वेरी नाइस। लाहौर का सबसे बड़ा म्यूजियम है ना, जो कि कॉलेज के साथ है, वहाँ पे हम जाते हैं। वो एनसी के साथ है, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के साथ, लाहौर नेशनल म्यूजियम। यस, वहाँ गए थे? वहाँ पे गए थे। वहाँ पे काफ़ी अलग चीज़ें डिस्कवर की थी, जिसमें कुछ गन्स वगैरह थी जो पाकिस्तान ने लड़ाई के दौरान हिंदुस्तान के साथ इस्तेमाल की थी वॉर्स में 1965 और 71। वहाँ पे तलवारें भी थी, और कई बादशाह के उन्होंने हिस्ट्री वगैरह बताई हुई थी। वो जो कहते हैं एलिफेंट की खाल उतार के हम चेयर बनाया करते थे, उसका फियर लेदर। वो प्री मुगल एरा जो है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इसका मतलब है कि आप म्यूजियम जाते हो। वेरी नाइस। पता है, म्यूजियम जाना चाहिए, अपने बच्चों को बताना चाहिए। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो मुल्क का हो, चाहे वो पूरे बड़े सगीर का हो। तो म्यूजियम्स जो होते हैं ना, वो आपकी वाकई एक नरिशमेंट होती है, एक इन्फॉर्मेशन का जरिया होती है। पाकीज़ा, मैं आपकी तरफ आऊंगी। पाकीज़ा, आज आपने कौन सी स्पीच प्रिपेयर की हुई है? 14 अगस्त पे स्पीच मैंने प्रिपेयर की हुई है। अच्छा, मैंने सुना है कि आप छोटी उम्र से ही स्पीचेस कर रही थी। जी, when I was 2 I started speech. When you were 2, लोग तो 2 साल में बोलना शुरू होते हैं और आपने स्पीच शुरू की। मैंने बोलना जल्दी शुरू किया था, तो मैंने स्पीच जल्दी शुरू कर दी। अच्छा, तो कब से स्पीचेस कर रही हो? 2 से मैंने स्पीचेस लर्न करना शुरू की थी, एंड देन फिर 2.5 से मेरी पहली स्पीच हुई थी समवेयर इन फोर्ट्रेस में। अच्छा, लोगों के सामने? जी। अच्छा, पब्लिक अपीयरेंस आपने 2.5 साल की उम्र में दे दी थी? जी। वाह, क्या बात है। तो आज हमें आप किस चीज़ के हवाले से बताएंगी? 14 अगस्त एंड एवरीथिंग जो हम लोगों के बड़ों ने हमारे लिए किया है। वाइल हमारा पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था, उस वक्त हमारे बड़ों ने हमारे लिए क्या किया, एंड बाकी लोग शहीदों ने हमारे लिए क्या किया, उस हवाले से। ठीक है। अब पाकीज़ा, हम आपसे प्रॉपर तरीके से डेक्लेमेशन स्टाइल में स्पीच जो है वो सुनेंगे। यू गोना स्टैंड, एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान के हवाले से जो है बच्चे, आजकल की नौजवान नस्ल क्या सोचती है, क्या लिखती है और क्या कहना चाहती है। छोटी सी ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे। आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम अपनी जो 13 अगस्त का जो पूरा दिन है, जो सेलिब्रेशन हमारा वीक चल रहा है, हम अपने बच्चों के साथ, नई नस्ल के साथ जो है गुजार रहे हैं, और ये देखना चाहते हैं कि हमारी नई नस्ल क्या सोचती है पाकिस्तान के हवाले से। और इसके साथ साथ 14 अगस्त का जो एक दिन है, इसका मतलब क्या है, और
तारीखी हवाले से तो हमें बहुत स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और बचपन से बताया जाता है, मगर क्या वो हम चीज़ें करते हैं? तो आज हम बच्चों से जानेंगे कि कौन से डूज़ हैं, कौन से डोंट्स हैं जो कि इस दिन के हवाले से नहीं करने चाहिए। मैं रूहान का रुख करूँगी सबसे पहले। रूहान बड़ा मुझे ब्रेक पे जाने से पहले बता रहा था हमें ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। रूहान, हमें 14 अगस्त पे क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए? हमें बाजी नहीं बजानी चाहिए क्योंकि कुछ लोग घर में बीमार होते हैं इसलिए, और हमें जो करना चाहिए वो ये है कि पीसफुली जाके बाहर में लाइट्स लेनी चाहिए और एंजॉय करना चाहिए अपने दिन अपने दोस्तों के साथ, कजिन के साथ। और हमें क्या नहीं करना चाहिए? वेस्ट नहीं फेंकना चाहिए जगह जगह, वेस्ट फेंकना चाहिए ताकि हमारा मुल्क साफ रहे। क्योंकि और आपको पता है कि अब तो बहुत ज़्यादा लॉज भी आ गए हुए हैं, अगर हम कचरा फेंकेंगे तो उस पर बहुत बड़ा फाइन भी है। यस, ये भी बताएं आप सबको। और तब मैं जाता हूँ अक्सर गाड़ी में तो लोग बाइक में कुछ पी रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, फेंक देते हैं सड़क में। अच्छा, मुझे बताओ कि पाकिस्तान में कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगहों पे गए हुए हो? मैं नारंगल में गया हूँ। वाओ। और फिर इस्लामाबाद गए होगे? खैबर पख्तूनख्वा और उधर इस्लामाबाद। बाबू से टॉप भी गए हैं? हाँ जी, वहाँ पे गए थे। कैसा लगा? नहीं हो रही थी। कैसा लगा? स्नोफॉल नहीं हो रही थी? कैसा लगा? बुरा थोड़ा सा, ज्यादा बस थोड़ी। अनाया, आप भी गई थी? आपने कौन कौन सी जगह देखी? अनाया ना बस वैसे ही आज थोड़ी सी कंफ्यूज हुई है, वैसे तो इतना ऊंचा ऊंचा बोलती है। अनाया, मुझे पता है तुम बहुत ऊंचा ऊंचा बोलती हो घर पे। अच्छा, मुझे बता पाकिस्तान का मतलब क्या है? उसका मतलब है चमकता हुआ सितारा। चमकता हुआ सितारा, ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, बिल्कुल ऐसा ही है। इसका मतलब है कि हमारे बच्चों को पता है पाकिस्तान का मतलब क्या है और हमने कितनी मुश्किल से जो है ऑफ कोर्स ये कंट्री हासिल किया है। और क्या बड़ों के बनना चाहते हो रूहान, क्या सोचते हो? मैं एक आर्टिस्ट और एक फुटबॉलर। आर्टिस्ट तो पियो पे गया है ना, इसका बाप को बड़ा शौक था। बाप किसके फादर जो है वो आर्टिस्ट ही हैं। आई नो ही इज अ वेरी गुड फैमिली फ्रेंड्स ऑफ आवर्स इवन, लेकिन ये कि आर्टिस्ट बनना चाहते हो? यस। किस में, फाइन आर्ट्स में? नहीं, सिर्फ रियलिस्टिक ड्राइंग्स में और एनिमे वाली ड्राइंग्स में। ओह माय गॉड, अच्छा, व्हाट अ ड्रीम इट इज। इतना मुश्किल? हाँ जी, प्रैक्टिस कर रहा हूँ अभी। प्रैक्टिस कर रहे हो? अच्छा, वेरी नाइस। स्केचिंग भी सीखते हो? स्केचिंग तो कब के सीख गया हूँ। कब की सीख गए हो? मैंने भी ड्राइंग्स बनाता हूँ खुद से। कलर्स मेरे मामू ने मुझे दिए थे, वो कलरिंग करता हूँ, रियलिस्टिक बनाती है ड्राइंग को। फिर वेरी नाइस। रियलिस्टिक पोर्ट्रेट्स? नहीं, अभी उस तरफ नहीं आया कि बहुत हार्ड है वो। अच्छा, बनाने की कोशिश की। कॉम्पोजिशंस वगैरह बना रहते हो? नहीं, इन चीजें नहीं बनाता मैं, सिर्फ यही बनाता हूँ बस, एनिमे या रियलिस्टिक ड्राइंग्स। मामा की बनाई थी फेस, लेकिन ठीक नहीं बना। ये फर्स्ट टाइम था ना। तो मामा का फेस बना लिया था ना? मुश्किल से बनाया था। ठीक है। अनाया, आप हेल्प करती हो भाई की? ना, मैं तो अपनी बनाती रहती पेंट से। क्या क्या बनाती हो? मैंने अभी बनाया है, पता नहीं, बस डिजाइन्स बनाती रहती हूँ। अच्छा, कभी हिस्टोरिकल प्लेसेस बनाई हैं? मैंने एक दफा बनाई थी खुद से इमेजिनेशन करके। तो मैं ऑलमोस्ट 3 या 4 इयर्स का था, तो मैंने तब से ड्राइंग स्टार्ट की हुई है। और मैंने एक फिल्म बनाई थी कंस्ट्रक्शन एरिया। वाओ, कौन कौन से एरियाज को आपने कंस्ट्रक्ट किया था? मैं बनाई थी, बिल्डिंग्स बनी हुई है और कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं ईंटें वगैरह ऐसे लकड़ी की चीज़ें लगा के वो एक बड़ी सी बिल्डिंग है वो बना रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब कि ड्राइंग्स में आप बहुत अच्छे हो। जब मैं म्यूजियम गई थी ना तो मैंने वहाँ पर एक ड्राइंग देखी थी, तो मैंने घर आके वो बनाई थी। म्यूजियम में क्या क्या देखा था? म्यूजियम में आपने तो मुझे बताया ही नहीं। ड्राइंग्स का लगा हुआ था। अच्छा, तो ड्राइंग्स की थी? एक ड्राइंग मुझे पसंद आई थी तो मैंने वो घर आके बनाई। कौन सी ड्राइंग थी? क्या था सब्जेक्ट? सब्जेक्ट नहीं पता था, मैंने उनसे पूछा नहीं था। उन्होंने माउंटेन्स बनाए हुए थे और गार्डन बनाया हुआ था नीचे। माउंटेन्स और गार्डन्स बनाया था आपने, सीनरी पेंटिंग बनाई थी। वेरी नाइस। नाइस का मतलब दोनों आर्टिस्ट बनोगे। आर्टियोग्राफी मुझे आर्टिस्ट पसंद है। उसमें अजीब से कहते हैं फेसेस वगैरह बने रहते हैं, ह्यूमन एक्सप्रेशंस बने होंगे ना, ह्यूमन एक्सप्रेशंस बने। डिजाइन भी था उसमें। मैं 3 या 4 बच्चे हमारे बहुत आगे के हैं। 5-4 इयर्स हो गए ड्राइंग करते। मेरा तो YouTube में भी चैनल है, मैं खुद ही अपने वीडियोस अपलोड करती हूँ। ये देखो ना, यहाँ से तब निकले। कौन से YouTube चैनल्स में बनाया हुआ और कौन सी वीडियोस अपलोड कर रही हो? BTS। BTS? अच्छा, BTS घर में?
घर में मम्मा क्या कर रही है, बाबा क्या कर रहे हैं? नहीं वो बोला BTS सुन रहे हैं, एक वो कहते सिंगर सिंगिंग है। डांसर्स हैं वो। ओह अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा अब अच्छा BTS सिंगर। आई थॉट कि आप लोग घर में बिहाइंड द सीन्स जो होते हैं वो करते हो। आई एम सॉरी, मैं ना अल्फा हूं ना जेन मैं हूं। गेमिंग का करने वाला हूँ। अच्छा मैं भाई gaming का करूँ। पाकीज़ा, आप स्पीचेस बहुत अच्छी करती हैं और बचपन से आप कर रही हैं, आपको शील्ड्स भी मिले, मेडल्स भी मिले हुए हैं। तो आज आप जिस टॉपिक पे स्पीच कर रही हैं, मैं चाहती हूँ कि आप बताएं ऑडियंस को कि आप क्या सोचती हैं पाकिस्तान के हवाले से। मैं पाकिस्तान के हवाले से बहुत अच्छा सोचती हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग पाकिस्तान को हेट करते हैं, बट आई थिंक सो वी शुड हेट द सिस्टम नॉट द कंट्री। जिस रीजंस की वजह से हम पाकिस्तान को छोड़ते हैं। आपका माइक आपके पास होगा, आपको दिया है माइक, आप इधर खड़ी हो, जो हैंडी माइक होगा ना आपके हाथ में आपको? नहीं। अच्छा माइक जो है बिल्कुल अभी आप माइक जी पकड़ाएं, माइक पकड़ाएं जी, और माइक से फिर हम चाहते हैं कि आप ऑडियंस को बताएं कि आप पाकिस्तान के हवाले से क्या सोचती हैं। आपने जो आज स्पीच प्रिपेयर की है उसका मकसद क्या है, उसका क्या सिनेरियो है, और पाकिस्तान ऑफ कोर्स इट्स हमने जो जिस तरह हासिल किया वो आसान नहीं था, मगर हमारी जो यूथ है, हमारी जनरेशन जी है, हमारी जनरेशन अल्फा है, वो क्या सोचती है, क्या समझती है और आगे क्या सोचना चाहती है, फ्यूचर पाकिस्तान का कैसे होगा। आ जाए पाकीज़ा, क्लैप तो कर दो बच्चों जी। ए वतन तुझको सलाम, तेरी अजमत को सलाम, तेरे हर जर्रे को, तेरी हुर्मत को सलाम। मौज़े सामाइन, हाजिरीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का मौजू लब 14 अगस्त है, जिसे हम आज़ादी के तौर पर मनाते हैं। मेरे अजीज साथियों, 14 अगस्त सिर्फ हमारा आज़ादी का दिन नहीं, बल्कि 14 अगस्त सिर्फ हमारा आज़ादी का दिन नहीं, बल्कि ये उन करोड़ों दुआओं का जवाब है, ये उन माओं के आंसुओं का हिसाब है, ये उन शहीदों के लहू की खुशबू है, ये उन बुजुर्गों के ख्वाबों की ताबीर है जिन्होंने अपना आज कुर्बान करके हमें एक आज़ाद कल दिया, हमें पाकिस्तान दिया। वो पाकिस्तान जिसके लिए काफिले उजड़े, घर छूटे, अपने बिछड़े, मगर हौसले नहीं टूटे, क्योंकि मंजिल पाकिस्तान थी और अज़म आज़ादी था। जनाब सदर, 14 अगस्त कैलेंडर पे लिखी सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि 14 अगस्त एक कुर्बानी है, एक अहद है और एक जिम्मेदारी है जिसे हमने निभाना है। और इसके लिए हम पढ़ेंगे, हम बढ़ेंगे, हम बनाएंगे और हम संवारेंगे, क्योंकि ये प्यारा पाकिस्तान सिर्फ सियासतदानों, हुक्मरानों या इदारों का नहीं, ये हम सब का पाकिस्तान है। और हमने इस गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। हाँ, हमने इस गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है, सिपाही मकबूल हुसैन बनकर। जब मेरी जुबान काट दी जाती है, जब मेरे नाखून चीर दिए जाते हैं, जब मुझे पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने के लिए मजबूर किया जाता है, तो मैं अपनी कटी जुबान के बहते लहू से दीवारे जिंदान पे लिखता हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद। हम जनून गर्दिश के रुख को मोड़ देते हैं, हम वो हैं जो जुल्म के पंजों को तोड़ देते हैं। ना देखना मेरे वतन को मैली आंख से, वरना जमाना गवाह है, ऐसी आंखें मकसद फोड़ देते हैं। शुक्रिया। वाह जी वाह, अमेजिंग, वेरी नाइस पाकीज़ा, वेरी नाइस, व्हाट अ गुड कॉनिटेशन। और जिस तरीके से आपने बयान किया है पूरा सिस्टम और उसके साथ साथ हमारे ऐसे लोग और सिनेरियो, इट वाज अमेजिंग। कितना टाइम, किसने लिखी है स्पीच? ये स्पीच मेरी मामा ने लिखी है। मामा ने लिखी है? अच्छा, और किसने मेमोराइज कराई? मामा ने। मामा ने की? कितने टाइम में आपने याद की? मेरे पास 1 डे था एंड मैंने एक ही रात में याद किया। वेरी नाइस, बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत you. अच्छा। ये आप कहीं और भी रिप्रेजेंट करोगी? जी, मुझे जहाँ जहाँ मौका मिला मैं प्रेजेंट करूँगी अपने पाकिस्तान को। हाँ बिल्कुल, अच्छा है। तो स्पेशली आपने हमारे प्रोग्राम के लिए तैयार की है। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच अनाया। आपका भी रोहान, थैंक यू। पाकीज़ा आपका भी, थैंक यू। आप लोग आए और वाकई इस पूरे शो को 4 बच्चों ने आज लगाया है। तो व्यूअर्स, आप लोग भी हमारे साथ रहे, हमारी जो 13 अगस्त की सेलिब्रेशन है वो जारी हैं। स्टे ट्यून विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, 13 अगस्त की सेलिब्रेशन जारी है, जहां आज हमने स्पेशली अपना पूरा सेगमेंट बच्चों के नाम किया है। ऐसे ऐसे आपको बच्चों से मिलवा रहे हैं जिनकी छोटी छोटी क्यूट बातें जो हैं वाकई उनकी इनोसेंस बताती हैं कि वो कितना प्यार कर रहे हैं पाकिस्तान से, उनके दिल में क्या है, और साथ साथ उनकी इंफॉर्मेशन कितनी जो है एडवांस हो चुकी हुई है। जैसे हम बच्चे थे, हमें कुछ और पता था, लेकिन आजकल के बच्चे हमसे बहुत आगे हैं। और आज मैं आपको 2 ऐसे बच्चों से मिलवाना चाह रही हूँ जिन्होंने स्पेशली 14 अगस्त का एक खूबसूरत सा एंथम जो है
वो गाया है और गा कर उसकी प्रोडक्शन उन्होंने खुद की है और वो ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करते रहे हैं। और मैं वेलकम करती हूँ अनाया को और उसके साथ हुज़ैफा को, दोनों बहन भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम अनाया। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम हुज़ैफा। अच्छा, आप लोगों ने ये गाना जो स्पेशली डिज़ाइन किया है, गाया है, ये कैसे सोचा कि आप पाकिस्तान के ऊपर एक एंथम जो है वो पहले क्रिएट करोगे, फिर गाओगे, फिर इसको प्रोड्यूस करोगे? असल में हमने इस गाने से पहले हमारा एक और भी गाना है जो हमने लास्ट टाइम बनाया था, 2 साल पहले बनाया था। तो इस बार भी हमने सोचा कि हम ज़रा कुछ करते हैं पाकिस्तान के सॉन्ग के लिए, हम कुछ गाते हैं, कुछ बनाते हैं। तो हमने हमारे पापा ने हमें बहुत हेल्प किया, प्रिपेयर करवाया है सब कुछ। तो हमने गाना तैयार किया, उसकी कंपोजिंग वगैरह की और फिर हमने प्रोड्यूस कर दिया। हुज़ैफा, आप कब से गा रहे हो? मैं 4 ईयर से गा रहा हूँ। 4 साल के थे तब? नहीं 4 ईयर। 4 साल हो गए हैं गाते हुए। अच्छा, मैंने कहा आप भी 4 साल की उम्र से गा रहे हो। अच्छा ठीक है, 4 साल हो गए। जब मैं 2 साल की थी तब मैंने गाना शुरू किया। पहले हाँ जी, मैं 2 साल की थी। जब आप 2 साल की थी तब मेरे बाबा ने मुझे म्यूजिक सिखाना शुरू किया था, स्टार्टिंग की थी। अच्छा, उस वक्त पापा और ये गाते थे, फिर उसके बाद में स्कूल में हमारे एक सर थे जिन्होंने मेरा भी टैलेंट डिस्कवर किया, फिर हम दोनों गाना शुरू हो गए। अच्छा, आजकल बच्चों के टैलेंटेड बहुत ही छोटी छोटी उम्र में डिस्कवर हो रहे हैं। हमारे टैलेंट 10 साल की उम्र के बाद डिस्कवर होते थे। वेरी नाइस। अच्छा, मुझे बताओ कि ऑफ कोर्स पाकिस्तान की हिस्ट्री से तो आप दोनों को ही पता होगा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है और 14 अगस्त की कितनी एक वैल्यू है और हमारे लिए क्या होता है। एक्सेप्ट फॉर हम लोग मॉल्स भागते हैं, सेल्स देख रहे होते हैं, मगर एक पूरा सिनेरियो होता है मुल्क में, वो आप कैसे लेते हो कि क्या डिफरेंट लग रहा होता है आपको 14th के ऊपर? 14 अगस्त पे एक डे जब आता है ना 14 अगस्त से, तो फील होता है कि मतलब यार पूरे पाकिस्तान वो मना रहा है, झंडे वगैरह लगते हैं। और स्पेशली ये जो जैसे ही शुरू होता है रात के 12 बजे से बाजे और सुबह उठें तो कान में हर वक्त शोर पता लग रहा है सेलिब्रेशंस हो रही हैं। और 14 अगस्त पे तो स्पेशली पता चलता है कि हाँ जी हम 14 अगस्त है आज। अच्छा, फायरवर्क्स देखने कहीं जाते हो ज़ैफा? हाँ जी, फायरवर्क्स देखने हम लास्ट भी गए थे। लास्ट टाइम मैं कॉन्सर्ट पे गए थे कज़ाफी स्टेडियम में। फिर वहाँ पे बहुत सारे फायरवर्क्स है, वहाँ पे बहुत प्यारे होते फायरवर्क्स। उसके अलावा डिफरेंट सेलिब्रेशंस। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ का। अच्छा, मजा आया, एंजॉय किया। तो अब आप व्यूअर्स को बताते चलें कि आज की रात से जो है फायरवर्क्स ऑफ कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं। कदाफी स्टेडियम, मीनार पाकिस्तान, DH राया कैंटोनमेंट, इसके साथ साथ शहर के मुख्तलिफ लिबर्टी चौक के ऊपर सबसे बड़ा जो है कॉन्सर्ट का इनकाद किया जा रहा है, जहां अपने फेवरेट आर्टिस्ट को देखेंगे गाते हुए। आरिफ लोहार के साथ निम्रा खान और भी बहुत से आर्टिस्ट जो है देखने में आएंगे। तो प्लीज़ आप लोग मिस ना करिएगा। और ट्रैवल रूट्स के हवाले से जो है आप प्लीज़ ऐप चेक करके गूगल मैप के जरिए आप ट्रैवल राउट्स पे जा सकते हैं। अच्छा, हुज़ैफा और अनाया, मैंने कहा साथ में अनाउंसमेंट भी करती जाऊँ ना, क्योंकि लोग भी तो देख रहे हैं, ऑडियंस ने भी तो जाना होगा ना सेलिब्रेशन करने के लिए। ग्रीन कपड़े हम स्पेशली सिलवाते हैं, ग्रीन पहनना चाहते हैं, वाइट या ग्रीन। तो आप लोग भी ये करते हैं? ऑब्वियसली अभी आपने पहना हुआ है। तो क्या थीम होती है, क्या सोचते हो कि मामा तो आपकी मुझे पता है मल्टी टैलेंटेड डिज़ाइनर भी हैं, तो दिमाग में मतलब ऑब्वियसली क्योंकि हमारे झंडे में भी ग्रीन एंड वाइट है, तो सबसे पहले यही होता है दिमाग में कि मतलब हम ग्रीन पहने, वाइट पहने, चूड़ियाँ भी ग्रीन हो, टॉप्स भी ग्रीन हो, मेकअप के आई शेडो वगैरह भी ग्रीन हो, शूज़ भी ग्रीन हो, वाइट हो, दुपट्टा वाइट हो। तो फुल वो दिमाग में आता है कि हर पार्ट ऐसा होना चाहिए कि मतलब कि हाफ कपड़े या थोड़े कपड़े आपके मतलब ग्रीन है तो थोड़े वाइट भी होने चाहिए। लाइक एवरी पर्सन शुड फील लाइक देयर पार्ट ऑफ इट, the part of the celebrations. Yes. Of course. और obviously जब छोटे होते हैं ना, तो छोटे होकर तो स्पेशली इतना होता है कि एक भी चीज़ ना आउट ऑफ कलर ना जाए ग्रीन और वाइट में, क्योंकि जब आप छोटे होते हैं तो मतलब अच्छा नहीं लगता कि अगर आप कोई और कलर पहनो। अच्छा, तो आप चूजी हो कपड़ों के हवाले से? हूँ मैं तो हूँ चूज, मतलब कि मैंने ये नहीं पहनना था, मैंने ये पहनना है। हाँ, लेकिन अगर कोई चीज़ मामा ने मुझे सजेस्ट किया कि पहन लो तो मैं पहन लेती। ठीक है, आपका सॉन्ग बहुत पॉपुलर हुआ है और ऑफ कोर्स आई सॉ देम ऑन द यूट्यूब एज वेल, और काफ़ी जगहों पे जो है प्लेसमेंट हुई है। हम चाहते हैं कि आप हमें लाइव सॉन्ग सुना के सुनाएं और बताएं कि आपने जो है इसकी कंपोजिशन कैसे लिखी और आपके फादर ने आपको कहाँ कहाँ हेल्प किया और तर्ज के अंदर कितना मसला होता है कि ऊपर आवाज़ करनी, नीचे आवाज़ करनी है।
हुज़ैफा, अनाया, बहुत खूब आप लोग बैठे हैं। व्यूअर्स, हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वाकई कितने इनोवेटिव हैं, और आपने देखा है जिस तरीके से उन्होंने खूबसूरत किस्म का जो एंथम बनाया है। आप सब इसको अपनी स्नैपचैट, अपनी रिंगिंग टोन्स में लगाएं, अपने आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें ताकि इंकरेजमेंट हो हमारे पाकिस्तानी बच्चों की। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक व्यूअर्स। कोई भी इवेंट होता है, फेस्टिविटी होती है, दिल चाहता है कि अच्छे तरीके से तैयार हो जाएं, और सबसे पहले जो ख्याल आता है हमें अपनी स्किन का आता है, जिसके ग्लो करना बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर हमने देखा है कि हमें सुनी सुनाई बातों पे अमल करते हैं। कोई कहता है कि ये स्क्रब इस्तेमाल करो, इससे स्किन जो है इसकी डलनेस ख़त्म हो जाएगी, ये स्किन को ब्राइट करेगा, ये स्किन को मॉइस्चर करेगा, और हम सुनी सुनाई बातों पर अमल करके अपने स्किन का बेड़ा गर्क कर लेते हैं। मगर आपको पता है कल बहुत एक इंपॉर्टेंट डे है, 14 अगस्त के। दिल चाह रहा है कि सब अच्छे तरीके से तैयार हो। हमने सोचा कि आज हम आपको जो है जल्दी से क्विक रेमेडीज बताएं, क्विक क्रीम्स बताएं कि आपने कौन सी क्रीम इस्तेमाल करनी है, क्या इस्तेमाल करना है, आपकी स्किन के रूटीन क्या होनी चाहिए, और आपने जो है कैसे अच्छे दिखना है। और मौसम भी आपको पता है क्लाउडी हल्का हल्का है, तो उस क्लाउडी मौसम के साथ आपको कौन सी जो स्किन टाइप है उसके ऊपर कौन सा सीरम या कौन सा जो है क्रीम वो इस्तेमाल करके जो है बेहतर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं आपकी सबकी फेवरेट आपा नईमा राव, और मैं उनको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आपा? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। आपा, हम वैसे ही आजकल जो है जो हमें कुछ बता देता है कि एक्सप्लोइट इससे होता है तो हम शुरू कर देते हैं, स्क्रब इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। और आजकल मौसम ऐसा है कि स्किन बहुत सेंसिटिव हुई हुई है, इवन एक्ने हुई हुई है, मेरे अपने मुंह पे बड़ी एक्ने हुई हुई है आजकल। तो हमें क्या करना चाहिए? बताने वाली नौबत तो ही ना आती नहीं ना, सिर्फ जो देखते हैं वही इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। ये सबसे बड़ा फॉल्ट हो रहा है हमारी स्किन बैरियर डैमेज होने का और हमारी स्किन का खराब होने का। ये तो अपनी स्किन टाइप को नहीं पहचानते कि हमारी स्किन टाइप कौन सी है। सबसे पहले आप लोगों को ना ये पता होना चाहिए कि आपकी स्किन टाइप है कौन सी। इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। जब आप सुबह उठते हैं, आपका ये वाला पार्ट जो टी पार्ट जो है आपका, अगर इसमें इस पे ऑयल है, ज्यादा आपका सीबम आया हुआ है, तो आपकी स्किन जो है वो ऑयली है, ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है। या आप मेकअप करते हैं तो फौरन से आपका मेकअप खराब होना शुरू हो जाता है। या सम टाइम ऐसा होता है कि ड्राइनेस की वजह से आपके ना ये वाला जो एरिया खास हाँ वो ट्रैक शुरू हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग, अपनी स्किन के अकॉर्डिंग अपनी रूटीन ऐसी बनाएं कि अगर इमीडिएटली आपको कहीं तैयार होना पड़ता है, आपको कहीं जाना पड़ता है, तो आपको फिर एकदम से कोई ब्लीच या कोई इस तरह का काम ना करना पड़े जिसकी वजह से आपका बैरियर मजीद डैमेज हो। और एक ये जो चला हुआ है कि हम जो सीरम देख रहे हैं, जो क्रीमें देख रहे हैं, जो स्टीरॉइड्स देख रहे हैं, बस देखते नहीं है, किसी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करना, हमने अपनी स्किन टाइप नहीं जानने और हम उठाते और लगा लेते हैं। फिर उसका नतीजा क्या होता है कि अक्सर आप लोगों ने सुना होगा स्किन के ऊपर रेडनेस आ जाती है, रोजेशिया जिसको बोलते हैं। आप जरा सा भी धूप में गए हैं तो स्किन रेड हो गई है, जिस तरह एक्नी आ गई है, स्किन का बैरियर बिल्कुल डैमेज हो जाता है, डल होना शुरू हो जाती है। डल तो डेफिनेटली होगी ना, एक टाइम के लिए आप निखरे निखरे नजर आते हैं क्योंकि स्किन बैरियर आपका पूरा बिल्कुल डैमेज हो जाता है। वो एक टाइम से तो लाली आ जाती है, फिर बाद में जो बैरियर डैमेज होने के बाद छाइयां बनती हैं, फिर उसका एक अलग से तरीका शुरू हो जाता है। हम लाइव कॉल्स भी ले रहे हैं, हाँ, और ऑफ कोर्स जो आपा के चाहने वाले हैं बहुत से लोग हैं, हमें लाइव कॉल्स कर सकते हैं और आपा से एडवाइस ले सकते हैं। तो आपका जो सवाल था कि इस चिपचिपे मौसम में और एक्नी भी हो गई तो हमें क्या करना चाहिए, तो मैं कहती हूँ कि जो बेसन और जो मुल्तानी मिट्टी है, आई थिंक बना ही इस मौसम के लिए है। वैसे तो फॉरएवर इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि पुराने लोग, ओल्ड इज गोल्ड जिसको मैं बोलती हूँ, कि पुराने लोग करते यही थे तो उनको ये प्रॉब्लम नहीं होते थे, ठीक है। तो लेकिन आजकल के मौसम के लिए आपने थोड़ी सी हाफ टी स्पून मुल्तानी मिट्टी और 1 टीस्पून आपने बेसन लेना है। इसको सिंपल योगर्ट में, जो आपकी योगर्ट विदाउट फैट होती है, लो फैट योगर्ट के अंदर आपने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद आप फेस पे लगाएं, तकरीबन 15-20 मिनट लगा रहने दें। 15-20 मिनट के बाद से ना आप मसाज इस तरीके से करें कि वो जो ग्रेन्स होते हैं ना बेसन के, बिल्कुल मुलायम होता है, वो माइल्ड एक्सफोलिएट करेगा। हम तो ऐसे रगड़ के हाँ, नहीं रेग मार नहीं मारना, एक्सफोलिएट करें अपनी स्किन को। अच्छा, इसका आजकल के मौसम के हिसाब से और एक इमीडिएटली आप कहते हैं कि ग्लो आए, तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। फिर आपने क्या करना है, पानी का पतीला लेना है, उसको बॉईल करते हुए उसमें थोड़े से गुलाब के फूल डाल दें, ठीक है। तो वो स्टीम ले उसी फेस के ऊपर,
जो आपने मसाज करके छोड़ा है, आप उसी फेस के ऊपर स्टीम लें। स्टीम लेने के बाद आप अपना वार्म टॉवल के साथ चेहरा साफ करें और बाद में थोड़ी सी आइसिंग कर लें 5-7 मिनट ठहर के। आप देखेंगे कि महंगे ट्रीटमेंट से आपका वो ग्लो नहीं आएगा जो इसकी सिर्फ एक जो टीस्पून मैंने बताई है इसके साथ जो ग्लो आएगा। ये नेचुरल ऑर्गेनिक, अगर आप रूटीन में ये बात करते रहे, ये चीजें करते रहे, अगर ये जो रेमेडीज करते रहे तो इंशाल्लाह आपका ग्लो जो फॉर एवर रहेगा। इससे ये नहीं है कि आपका एकदम से आपको कोई फटाफट आपने कोई ब्लीच या कोई स्किन पॉलिश लगाई है तो फिर वो आपका बैरियर डैमेज हो गया। अक्सर लोगों की स्किन के जो टी जोन एरिया है वो ऑयली है, बाकी एरिया ड्राई रहता है। ड्राई रहता है, बिल्कुल उसके लिए क्या करना चाहिए? समझ ही नहीं आती, क्या हम लोग ऑयली फेस वॉश इस्तेमाल करें, ड्राई फेस वॉश इस्तेमाल करें? कॉम्बिनेशन स्किन उनको कहते हैं, क्या कॉम्बिनेशन स्किन के लिए? देखिए जैसे लेट से मेरी अपनी भी कॉम्बिनेशन स्किन है, ठीक है, ये 90% लोगों की कॉम्बिनेशन होती है, 10% रेयर होता है कि जिनकी आजकल तो खैर हो गई है ड्राई स्किन, ऑयली बहुत कम रहेगी। ऑयली स्किन तो एक मैं कहती हूँ कि ब्लेसिंग है ऑयली स्किन अगर किसी की है तो उसके लिए जो करना चाहिए ना आपको फॉर एवर, ठीक है, ताकि आपकी पूरी स्किन बैरियर जो है वो इक्वल रहे। तो इसके लिए मैं सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल करती हूँ और सबसे ज्यादा जो मैं इस्तेमाल करवाती हूँ वो अलसी की जेल। अच्छा। हाँ जी, अलसी की जेल एक ऐसी जेल है कि अगर आपकी स्किन बैरियर आपका डैमेज हो गया है, आपकी स्किन डेड हो गई है, या आपकी स्किन ड्राई होने के बाद फ्लेक्स उतरते हैं, अक्सर देखा ना चीक्स के ऊपर से फ्लेक्स उतरते हैं, या आपका स्किन बैरियर डैमेज होने के बाद रोजेशिया जिसको कहते हैं ना कि ऐसी रेड स्किन हो जाती है, आप धूप में नहीं जा सकते, आप चूल्हे के सामने नहीं जा सकते, आपने क्या करा 2 चम्मच अलसी लेनी है, उसको पानी में बॉईल कर उसकी थिक जेल जो है वो आप हासिल कर लें, ठीक है, स्ट्रेन कर लें, 5-10 मिनट बॉईल करने के बाद उसकी जेल आ जाएगी। वो ऑर्गेनिक जेल अल्लाह ताला ने कुदरती इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं इसके अंदर, लेकिन खाने के साथ साथ आप वो जो जेल बच गया, अलसी बच गई, उसको एक साइड पे रखें, उसकी जेल जो वो फ्रिज में रखें, ठंडी करें, आपका कॉलर भी लेने चेहरे पे लगाएं। हाँ जी, दिन में। समीना है रावलपिंडी से। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम समीना, सुन पा रही हैं? जैसे कनेक्ट होता है आप हम बात करते हैं। हाँ, तो ये है कि अलसी की जेल आप ना फ्रिज में रखें, ये हर स्किन टाइप के लिए, ठीक है। हाँ। आपने अलसी की जेल इस तरह करना है कि दिन में कोई 8-10 बार लगाएं, उसको वॉश करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। आपकी स्किन जो है जहां से ड्राई होती है वो वाला एरिया इसको जज्ब करेगा, जहां से आपका टी जोन एरिया है जो कि ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करे उसको वो बैलेंस करती है। मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस जो रहा है वो इसके साथ रहा है। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, मुझे कहा किसी ने कि आप आए तो उनसे पूछेगा। अक्सर हम काजल इस्तेमाल करते हैं, हमारी आंखों के नीचे ब्लैक कलर के निशान पड़ जाते हैं, अक्सर लोगों को ये लगता है कि ये इसको डार्क सर्कल्स पड़े हुए, लेकिन वो निशान इतने गहरे हो जाते हैं वो जाते ही नहीं है। क्या काजल इस्तेमाल करने से होता है या कि बाकी कोई नहीं काजल इस्तेमाल नहीं काजल अगर कंटिन्यू अगर आप इस्तेमाल करते रहते हैं ना, कोई भी चीज कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि मेरे पास आपके पास काजल का है, मेरे पास ये क्वेश्चन, कॉन्टोरिंग करते हैं तो वो कलर ठहर गया है, अगर वो आपके ब्लेमिशेस बन जाते हैं। हाँ, वो ब्लेमिशेस बन जाते हैं, तो इसके लिए ये है कि आप डेली अपनी स्किन की ना अच्छे तरीके से सफाई करें, ठीक है। अपना काजल भी अगर रात को भी आपने लगाया है तो आप आलमंड ऑयल लेके अपना अच्छे तरीके से काजल साफ करें, लेकिन देखिए सफाई तो जरूरी है ना। लेकिन फिर अगर इसको आपने हटाना है तो वो क्या करना है, डेली बस आप खट्टा दही, इस मौसम में जो दही होता है वो काफी खट्टा होता है, और इन चीजों के लिए खास तौर पे जो ब्लेमिशेस बन जाते हैं या होते हैं किसी के, ठीक है, या आपके इधर आई की जो एक डार्क एरिया होता है, डार्क सर्कल उसको कहते हैं, जिस तरह आपने बताया कि काजल की वजह से, या आपके एक नेचुरल होते हैं किसी किसी के, तो वो उस कलर को हटाने के लिए आजकल के मौसम का जो खट्टा दही है, मैं कहती हूँ इससे बढ़कर कोई रेमेडी नहीं है। अच्छा। सिंपल आप दही की एप्लीकेशन, खट्टा दही, मैं कहती हूँ ये ब्राउन स्पॉट जो होते हैं इनको काट देता है, बिल्कुल ठीक है। ये इतना कॉलर है हमारे साथ मरियम है कश्मीर से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मरियम, क्या पूछना चाहेंगी? मैंने ये पूछना है कि वैक्स करते हैं ना जब हम मुंह पे तो एकदम से दाने निकल आते हैं। वैक्स करते हैं मुंह पे तो दाने निकल आते हैं, ठीक है। आपका कुछ पूछना? हाँ जी, ठीक है, बस मैं समझ गई, ये बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये जो आप लोगों ने जिस वक्त आप वैक्स करते हैं ना, वैक्स करते ही एक एहतियात करनी है, ठीक है, इंशाल्लाह दाने नहीं निकलेंगे। एक तो वैक्स घर में बनाएं, खुद बनाएं, मैं बनाने का तरीका आप लोगों को बता देती हूँ। फेस वैक्स भी घर में बनती है, ठीक है, और हर तरह की वैक्स घर में बन जाती है। सिंपल तरीका है बहुत ही, जिसकी वजह से एक तो ये है कि आपको वो स्ट्रॉबेरी स्किन नहीं होगी, दाने नहीं निकलेंगे, और ये है कि आपका कलर भी जो वो साफ होगा। आपने करना ये 1 कप चीनी लेनी है, उसके अंदर 3 से 4 लेमन या इतना जूस ले लेमन का कि चीनी के नीचे तक रहे वो, ठीक है। चीनी इतनी तकरीबन 1/4 चीनी जो है वो ड्राई रहे, बस आप उसको हल्का सा रोस्ट करना शुरू कर दें। जब ब्राउन हो जाएगी तो आपने ठंडे पानी में डाल के रखना, जब उसकी कैंडी बन जाती है, चिपकती नहीं है, वो आपकी जो है बन गई है वैक्स।
आपने इसको फिंगर के साथ करना है, लेकिन एक एहतियात करनी है, वो ये है जो फिटकड़ी होती है ना वाइट वाली, इसको आप खिल करके पाउडर बना के रख लें। खिल करके वो ड्राई हो जाएगी, एक शक्ल में आ जाएगी, जिस तरह एक पताशा टाइप बन जाएगी। तो फिर आपने उसको पीस के पाउडर बना लेना है। जैसे ही आपने वैक्स करनी है, आपने फौरन से वो पाउडर लेके फिटकड़ी का, तो उसके ऊपर आपने रब कर लेना है, चाहे वो आपका फेस है, चाहे वो आपकी हैंड है। उससे ये होगा, एक तो आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो 50% कम हो जाएगी ऐसा ऐसा करने से, और दूसरा ये कि ये दाने नहीं बनेंगे, छोटे छोटे दाने, छोटे छोटे जो दाने बनते हैं वो नहीं होंगे। लेकिन एक एहतियात जरूर किया करें कि जो क्यूकम्बर होते हैं ना, आइस जिसको हम सॉरी खीरा जो होता है, खीरा काट के आप फ्रीजर में रख लें, ठीक है। जब भी आपने दिन में 2, 3, 4 बार वैक्स करने के बाद, ये तो मैंने फौरन वाला अमल बताया, आप उसकी आइसिंग किया करें क्यूकम्बर के साथ, खीरे की। उससे क्या होगा, ग्लो भी आएगा और दाने भी नहीं बनेंगे। ठीक है, बिल्कुल आपको दे दी है रेमेडी, और आप एडवाइस पे अमल करें, देखिएगा आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छा आप ये बताएं, शॉर्टकट, हम जो बीमार होते हैं कि हमें शॉर्टकट मिल जाए, वो कहते हैं ना क्विक रेमेडी। आप मेकअप करने से पहले या ठंडे पानी के छिट्टे मारे होते हैं, या आप जल्दी जल्दी से मिट्टी लगा रहे होते हैं, कुछ दही लगा रहे होते हैं, उसके बाद फौरन मेकअप कर देते हैं, तो वो रिजल्ट आने की बजाय जो है उल्टा पड़ जाता है, खराब हो जाते हैं। जब हमारे पोर्स ओपन होते हैं तो उसी के ऊपर हम मेकअप लगा लेते हैं, स्टीरॉइड्स लगा लेते हैं, उसके ऊपर हम केमिकल लगा लेते हैं, तो फिर वो स्किन जो है वो खराब होती है। हमेशा जब भी आप कोई भी स्किन केयर रूटीन, स्किन केयर करते हैं, चाहे आप अपना सन ब्लॉक क्यों ना लगा रहे हो, ठीक है ना, एक ही सिंपल सी बात है, सन ब्लॉक लगा रहे हैं, आप अपना कोई सीरम लगा रहे हैं, या अपनी स्किन केयर कर रहे हैं। स्किन केयर में तो एटलीस्ट मैं कहूंगी कि आपका 30 मिनट टू 1 आवर इतना गैप होना चाहिए, ठीक है। सेकंड ये है कि जब आप सीरम या सन ब्लॉक लगाते हैं, उसमें भी आपके डर्मेटोलॉजिस्ट भी ये बताते हैं कि 15 मिनट का गैप एट लीस्ट होना चाहिए, ताकि आपकी स्किन, हाँ जी ये सब सुन ले, 15 मिनट का गैप जरूर होना चाहिए, ताकि स्किन उसके साथ, स्किन के अंदर वो अच्छे तरीके से ऑब्जॉर्व हो जाए, स्किन आपकी प्रिपेयर हो जाए जब जो आपने मेकअप करना है। तो ये छोटी छोटी वो टिप्स हैं कि जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप बड़े बड़े नुकसानात से बच जाते हैं। सुबह उठ के जिनके मुंह पे बहुत एक्नी होता है, वो कहते हैं कि ठंडे पानी से आप छींटे लगाएं या ठंडे पानी में मुंह डिप करें, क्या ये बात दुरुस्त है? ठंडे पानी में मुंह डिप करने से, देखिए अभी क्योंकि मेरी रिसर्च चल रही है इस पे, पहले तो ये था कि बहुत किया है और बहुत करवाया है, तो उससे ये कि ग्लो आता है। एक्नी की जो, उसके लिए मैंने नहीं करवाया, मैंने ग्लो के लिए करवाया, ठीक है। हाँ, एक्नी के लिए जरा डिफरेंट होता है, वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर इमीडिएटली आपने एक्नी को जरा कंट्रोल बिठाना है तो उसके लिए कुछ और होता है। बात ये हो रही कि आइसिंग करना ग्लो होता है, लेकिन अब उस पर फिर मेरी रिसर्च चल रही है, क्योंकि कुछ इसके अंदर क्लैश आ गया है कि आइसिंग करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, हर स्किन को अलग अलग हिसाब से सूट करता है। तो इसके ऊपर अभी मैं मजीद रिसर्च में फिर जा रही हूं। लेकिन आपका क्वेश्चन है एक्नी वाला, एक्नी के लिए अगर आपने इमीडिएटली एक्नी को, ठीक है, बिठाना है, तो उसके लिए क्या करना है, आपने ये करना है, मीठा सोडा लेना है। मीठा सोडा लेके जहां जहां आपकी एक्नी है, आपने वहां थोड़ा सा अर्के गुलाब के अंदर मिक्स करके उसको लगा ले 5, 7, 10 मिनट के लिए। फिर आपने पानी बॉईल करना है, स्टीम लेनी है। सबसे बेहतर जो आज तक सदियों से मैं देखते, क्योंकि मुझे एक्नी होती थी बचपन में बहुत ज्यादा, ठीक है, तो हम यही करते थे कि स्टीम लेते थे, ठीक है। लेकिन हमारा पतीला जो था वो पीतल का होता था, ठीक है। आजकल स्टील की अवेलेबल है, आप उसके अंदर थोड़े से पुदीने के पत्ते डाल के आप स्टीम लें। स्टीम लेने के बाद वही वार्म टॉवल एटलीस्ट 15 मिनट अपने मुंह के ऊपर रखें, उससे ये कि एक्नी 50% तक बैठ जाएगी। ठीक है आपा, हमने छोटी सी ब्रेक लेनी है। आप हमें लाइव कॉल्स भी कर सकते हैं, लाइव कॉल्स करके आपा से मशवरे ले सकते हैं। आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। स्किन रिलेटेड आपको कोई भी इशू है, आप हमें कॉल करके डिस्कस कर सकते हैं। आप नईमा राव इज़ विद अस, और ख़ास तौर पे आपको पता है कि आजकल के मौसम के हिसाब से स्किन जो है बहुत बुरे तरीके से मुतासर हो रही है। आपा बर्न्स बहुत ज़्यादा होते हैं, हल्का सा भी आप रगड़े मुंह पे बर्निंग शुरू हो जाती है आपको, तो उसका भी कोई रेमेडी है आपके पास? रेमेडी तो डेफिनेटली है, लेकिन हम वजह के ऊपर पहले जाएंगे कि वजह नहीं होनी चाहिए। तो वजह में जो आती है वो ये है कि जो आपने प्रोडक्ट्स देखी है वो उठाई और लगा ली हैं, और फिर आपका क्या होता है कि स्किन डैमेज जो है वो बिल्कुल, जो आपका स्किन बैरियर जो है बिल्कुल डैमेज हो जाता है। मास्क, खास हर तरह के मास्क जो होते हैं आपको कहीं ना कहीं जलन कर देते हैं। कहीं ना कहीं जलन इसलिए कर देते हैं ना कि जब आपकी स्किन ड्राई होती है ना, और आप उसके ऊपर कोई एसिड लगाते हैं, चाहे आपका कोई भी एसिड, चाहे आप लेट से लेमन, तो एक हमारा नेचुरल ऑर्गेनिक विटामिन सी है, अगर आप वो भी लगाएंगे तो वो भी आपकी स्किन को क्या करेगा, डैमेज करेगा। डायरेक्ट लेमन लगाना चाहिए? डायरेक्ट लेमन नहीं, ऑयली स्किन जैसे मैं हूँ,
मेरी कॉम्बिनेशन स्किन, मैं तो लगा लेती हूँ डायरेक्ट, ऑयली स्किन वाले भी लगा लेते हैं, लेकिन जिनकी ड्राई स्किन है, इसीलिए कि जिनकी ड्राई स्किन, हाँ, वो इची करेगा और फौरन से रेडनेस आ जाएगी। तो उस रेडनेस को फौरी इमीडिएटली अगर आपने ठीक करना है तो वो कैसे करना है, उसके लिए जो आइसिंग है वो बेहतरीन है, ठंडा पानी जो छींटे डालते हैं वो बेहतरीन है। आप ठंडा, उसके ऊपर ठंडी जेल, जैसे मैंने पहले बताया है कि अलसी की जेल बना के रखें। अलसी की जेल मैं कहती हूँ आपका कोई भी स्किन टाइप उस सब के लिए बहुत अच्छी है। मैं हमेशा बताती हूँ वो आपके फ्रिज में फ्रेश होनी चाहिए, 3 से 4 दिन उसकी लाइफ होती है, आप बना के रखें, आप वो लाजमी लगाएं। ये है कि रोजेशिया वाले जो होते हैं ना, जिनका स्किन बैरियर बिल्कुल डैमेज हो जाता है, उनकी स्किन को भी रिपेयर करती है। ठीक है, आप एक कॉलर भी ले रहे हैं, समीना है रावलपिंडी से जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आई थिंक कनेक्ट जैसे ही होता है फिर हम बात करते हैं हमारी। अच्छा, मैं आज आपको ना एक फेयरनेस की, क्योंकि हमें जो बुखार चढ़ा रहता है वो फेयरनेस का चढ़ा रहता है, गोरा हो जाए, गोरा कैसे बस लगे? गोरा कैसे लगे, हम हमारे हाथ पांव भी गोरे लगे, सब कुछ गोरा हो। तो मैं आपको ना एक सिंपल सा अच्छा सा एक ऐसा टोटका देने लगी जो फ्रेश आप क्रीम खुद बनाएंगे और खुद लगाएंगे और इंशाल्लाह आप गोरे भी हो जाएंगे। ठीक है, वो ये है कि आपने नारियल लेना है, नारियल अच्छा फ्रेश नारियल, हाँ खोपरा, लेकिन वो कच्चे वाला नहीं, ठीक है ना, जो हमें मिल जाता है पंसार से पका हुआ जो होता है, उसको आपने वॉश करके रात को गर्म पानी के अंदर सोख करके रख देना, ओवरनाइट वो पड़ा रहे। ठीक है, ओवरनाइट पर सुबह उसको ब्लेंड करना है, इतना ब्लेंड करना है अच्छे तरीके से, फिर उसको आपने कपड़े के साथ छान लेना है। ठीक है, ठीक हो गया, कपड़े के साथ छान के आप फ्रिज में रख दें। 2 दिन लगेगी क्रीम बनाने में, 10 दिन की तैयार हो जाएगी, लेकिन आप उसके नताइज से हैरान हो जाएंगे। आपने ये करना है कि जिस तरह हम मलाई नहीं जम जाती, मक्खन जम जाता है दूध के ऊपर, ठीक है, इस तरीके से कोकोनट का जो मक्खन होगा, कोकोनट की जो क्रीम होगी वो जम जाएगी और उसके नीचे से जो लस्सी उसकी होगी वो निकल आएगी। ठीक है, वो क्रीम जो है, वो लस्सी आप पिए, वो आपके लिए बहुत अच्छी है, आपकी स्टमक के लिए बहुत अच्छी है, आपकी स्किन को अच्छा करने के लिए बहुत अच्छी, आपके हाजमे के लिए अच्छी। हामला माओ को कहते हैं ना कि कोकोनट खाओ, बच्चा गोरा होगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये बताया था मैंने। लेकिन जो क्रीम आ गई है ना, वो आप दिन में गोरा कर देगी। हाँ जी, आप क्लींजिंग उससे करें, रात को लगाएं, दिन में। कॉलर भी ले लें, मलिक इशफाक साहब है लाहौर से जी, अस्सलाम वालेकुम। बेटा वालेकुम सलाम, क्या हाल है बेटा? ठीक है, मैं ठीक हूँ अंकल, आप ठीक है? मैं अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बहन इमाम को भी बहुत बहुत सलाम, आपको भी सलाम। वालेकुम सलाम। मुझे सबसे इनकी अच्छी जो आदत लगती है ना, वो सर पे दुपट्टा होता है और बड़े अच्छे तरीके से बैठती हैं, अल्लाह इनको जज़ा दे, आमीन। ये सबसे बेहतरीन चीज है। दूसरा मेरा ये कहना था कि इन मौसम में सबसे अच्छी कौन सी चीज है जो इंसान खाए या लगाए? सबसे अच्छी कौन सी चीज है जो इंसान खाए या लगाए? हाँ, खाने के लिए, किस चीज के लिए? दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भी आप प्रोग्राम करती हैं, आपके चेहरे पे बहुत अच्छी माशाल्लाह मुस्कुराहट होती है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये अल्लाह का तोहफा है, अल्लाह आपको मुबारक हो। शुक्रिया बहुत बहुत अंकल आपका। जी हाँ जी, आई थिंक ये सेहत के लिहाज से पूछ रहे होंगे, जो खाएं भी और लगाएं भी। देखें, आज कल हमारी जो खुराक है ना, वो उसमें ही ऐसे केमिकल्स या ऐसी एक प्रोसेस्ड फूड आ गई है कि जिसको हम खाते भी हैं तब भी हम वो उसके जो कहते हैं ना कि सेहत अफजा जो चीज़ें वो हासिल नहीं कर पाते हैं। तो लेकिन अगर डेली रूटीन में हम अपने हाथ से फ्रेश दही बना के खाएं हर मौसम में, ठीक है, और दही को लगाएं, तो ये एक मैं कहती हूँ कि आपकी प्रोबायोटिक्स जो प्रोबायोटिक्स होते हैं, वो गुड बैक्टीरिया जो हमारी आंतों के लिए बहुत अच्छे हैं, जो हमारे स्टमक के लिए बहुत अच्छे हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जो हम खाएंगे वो हमारे चेहरे पे नजर आएगा। ये एक ऐसी चीज है जो आप खाएं भी और आप लगाएं भी। आप ये भी कहते हैं जो फ्रूट खाओ मुंह पे लगाओ, क्या ऐसे दुरुस्त है? मैं कहती हूँ जो भी फ्रूट खाओ उसका छिलका मुंह पे लगाओ, वो फ्रूट मुंह पे लगाओ। आप इवन के देखें ना, सिर्फ एक बैंगन एक ऐसी चीज, अभी तक उसके ऊपर मैंने बालों के लिए तो कर लिया रिसर्च, ठीक है, लेकिन स्किन के लिए, मुंह के लिए अभी तक नहीं हुई है। लेकिन जो भी सब्जी है ना, जो भी सब्जी है आप वो खाएं भी लगाएं भी। ले मुझे याद आ गया, इसलिए मैं कहती हूँ मेरा पूरा प्रोग्राम देख लिया। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम फातिमा। वालेकुम अस्सलाम। आप भी मुझे नईमा आपा से पूछना था कि ना मेरी आंखों के नीचे ना अक्सर ही हल्के रहते हैं और मेरी उम्र तकरीबन 19 साल है, तो इसके लिए कोई रेमेडी बता दें प्लीज। हल्के रहते हैं, 19 साल है उम्र?
हल्के ठीक है बेटा रहते हैं। सुनो। अच्छा ठीक है बेटा, सबसे पहले तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी नींद पूरी किया करें, ठीक है, रिक्वेस्ट है ये आप लोगों से। देखिए नींद पूरी करें, और दूसरा ये कि स्क्रीन का इस्तेमाल कम करें, 2 चीजें। तीसरी चीज मैं आपको ना आज एक हर्बल पोटली बताती हूँ, हर्बल पोटली है वो, आपने वो बना के अपनी आंखों पे रखनी है। ये एक जो होता था ना पहले गोल खीरा काट के रख लेते थे, तो मेरा कभी भी दिल इस बात से नहीं मानता था, तो इधर इधर से तो खाली रहता, तो ये कैसे कवर करेगा। तो आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मलमल का कपड़ा लेके कोई भी, तो आपने खीरे को कद्दूकश करना है, उसके अंदर थोड़े से पुदीने के पत्ते इस तरह मरोड़ के डाल लें, ठीक हो गया ना, मसल के डाल लिए। डालने के बाद वो छोटी छोटी सी पोटलियां बना लिए, पोटलियां बना के वो आप अपनी आंखों पे रखें कि आपकी आंखों का इतना एरिया कवर हो एटलीस्ट। आप जरा रखें 20 मिनट के लिए, ठंडा फ्रिज में रख दें पहले इसको, या खीरा ठंडा हो आपका, ठीक हो गया ना। आप वो रख के 20 मिनट के बाद जब उठाएंगे ना, एक तो ये है कि आपकी पफीनेस खत्म होगी, दूसरा आपका विजन क्लियर होगा, तीसरा ये है कि आपकी आंखों के अंदर जो गंद है वो सारा साफ होगा, और हल्कों को जो खास तौर पे ये हल्के बन जाते हैं इनको बहुत अच्छे तरीके से कवर करेगी। अच्छा आपका ये जो ग्रे एरिया बन जाता है, डार्क पर्पल सा हो जाता है, इसके लिए कोई रेमेडी है? अक्सर लोगों को हो जाते हैं, वो कहते हैं हम क्या करें, हमने इतनी जेल्स इस्तेमाल की हैं, हमारी खुराक ठीक है, लेकिन समटाइम्स जेनेटिकली भी होता है, पीछे खानदानी आ रहा होता है। कुछ खानदानी आ रहा होता है, लेकिन खानदानी पे आप काम कर सकते हैं। खानदानी में ये नहीं है कोई बैरियर लग जाता है कि आप इसके ऊपर काम ही नहीं कर सकते। आप बिल्कुल 4 ऑयल ले लें, ठीक है, ग्रेप सीड ऑयल, ठीक है, थोड़ा सा कॉस्टली होता है, ठीक है, आप जल्दी से बताएं, कॉलर भी वेट कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, ग्रेप सीड ऑयल ले लें, साथ में आलमंड ऑयल ले लें, थोड़ा सा आप कैस्टर ऑयल या विटामिन ई ऑयल, ये सिर्फ 3 ऑयल भी काफी है। चौथा अगर आप डालना चाहें तो आप कोकोनट ऑयल डाल सकते हैं। इनका ब्लेंड एक बना के इक्वल क्वांटिटी में, तो आप रात को थोड़ा सा इधर मसाज किया करें, इंशाल्लाह ये जो एरिया ग्रे है व्हाइट होना शुरू। नुमान साहब है फैसलाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम नुमान साहब। वालेकुम अस्सलाम मिस, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं जल्दी से क्या पूछना चाहेंगे? मेरा आपस से सवाल है, 15-20 दिन पहले ना मेरे कजन की शादी थी, तो मैंने फेशियल करवाया था। उसके बाद ना चेहरे से रेडनेस नहीं जा रही और जलन भी होती है साथ में। ठीक है, एज क्या है आपकी? मेरी 26 साल। 26-27 साल, ठीक है। देखिए यही हम पहले, आज का सारा हमारा मौजू यही है कि स्किन बैरियर डैमेज कर लेते हैं। तो बेटा भी मैंने बताया है कि अलसी की जो जेल है वो आपने 5 से 10 बार, कम अज कम आपने 10 बार लगानी है। अलसी की जेल बना के रखें, आप प्रोग्राम देखिए, इसी बताई है। जेल को आप फ्रिज में रखें, ठंडी जेल दिन में 8-10 बार लगाएं, चेहरा नहीं वॉश करना, उसके ऊपर फौरन लगाते रहे, वो स्किन के अंदर चली जाएगी, उसके ऊपर फिर लगा लें। लेकिन एक और मैं आपको खास तौर पे क्रीम बता देती हूँ कि आपने ये करना है कि ड्राई मिल्क लेना है, जो आजकल एक आम सा ड्राई मिल्क होता है, ठीक है ना। ड्राई मिल्क लेने के बाद उसके अंदर जितना आपने 1 स्पून फुल आपने ड्राई मिल्क ले लिया, हाफ आपने चीनी ले ली, मिक्स करें। मिक्स करने के बाद आप अपने चेहरे पे लगाएं। चेहरे पे लगाने के बाद 20-25 मिनट के बाद वेट हैंड के साथ लाइट मसाज करें, चेहरा वॉश करें, फिर अलसी की जेल लगाएं। थैंक यू सो मच आपा, हमारे पास होती है, टाइम बहुत कम होता है, आपकी कॉल्स बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम अगला जो बड़ा सेगमेंट करेंगे पूरा घंटा आपा के साथ करेंगे, ताकि आप ज्यादा कॉल्स करें, उनसे एडवाइस लें। वो छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। बैक व्यूअर्स, आज हम आपको ऐसे पाकिस्तानी से मिलवाना चाह रहे हैं जिन्होंने कैमरे की आंख से ना सिर्फ इंटरनेशनली पूरी दुनिया दिखाई है, बल्कि पाकिस्तान में भी आकर जो है अपने कैमरे का जो सफ़र है उसका बाकायदा आगाज़ भी किया है, और मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी तकरीबात भी किए हैं, जिसमें बहुत से सेलिब्रिटीज़ के साथ वो काम कर चुके हैं, बहुत से सेलिब्रिटीज़ का वो शूट कर चुके हुए हैं। और इस वक्त नॉर्वे की जो पाकिस्तानी कम्यूनिटी है वो और उनके फादर जो रिप्रेजेंट भी करते हैं, और बहुत से अवार्ड्स और प्रेस्टीजियस कैटेगरीज़ में उनका नाम शुमार होता है। और इसके साथ साथ एक नौजवान है जो कि वाकई कहते हैं कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को और नॉर्वे को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस ब्रिज में जो बहुत सी मुश्किलात चैलेंजेस के साथ वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, स्पेशली 13 और 14 अगस्त की सेलिब्रेशंस विटनेस करने आए हैं। तो मैं इनवाइट करती हूँ, वेलकम करती हूँ अमन शेख को। अस्सलाम वालेकुम अमन। वालेकुम सलाम। कैसे आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आपकी बिल्कुल गुलाबी उड़ रही है। ना, मैं आपके साथ वही थोड़ा मुझे हो रहा था कि मैं अगर मेरी उर्दू थोड़ी फिसल गई तो आपने मेरी हेल्प करनी है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है अमन। मैं आपके साथ भी शोज़ कर चुकी हुई, और पाकिस्तानी कम्युनिटी कहते हैं ना कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है जब पाकिस्तान से कोई भी डेलीगेट आया होता है, या कोई भी सेलिब्रिटी आए होते हैं, या कोई भी परफॉर्मेंसेज होती है। तो इस तरीके से आप जब पाकिस्तान आए हैं तो आप क्या देख रहे हैं? मैं पाकिस्तान की वो कहते हैं ना मोहब्बत और पाकिस्तान में जो प्यार देते हैं वहाँ पे, यहाँ पे जो अपनायत है, लोग हैं, और वो
टेक केयर करते हैं, तो वो मुझे बहुत इधर अच्छा लगता है। और सेलिब्रेशंस के हवाले से क्या देखा है आपने, कहाँ कहाँ यहाँ पे तो हर जगह ग्रीन ग्रीन मुझे अच्छा लग रहा है, और मैं फर्स्ट टाइम इधर पाकिस्तान में 14 अगस्त मनाने आया हूँ, सो आई एम लुकिंग रियली फॉरवर्ड। आपने ग्रीन पहना हुआ है, मैंने वाइट पहना हुआ है, आई एम रिप्रेजेंटिंग द मिनॉरिटी एंड यू आर रिप्रेजेंटिंग द मेजॉरिटीज, सो अच्छा मैच आज हमने किया है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मुझे बताइएगा कि डिफरेंट जगहों पे आपने काम किया, इंटरनेशनल अवार्ड शोज़ हों या बड़े बड़े इवेंट्स हों या फ़ोटो शूट्स हों, तो आपको क्या लगता है कि इस पाकिस्तान चेंजिंग नाउ, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ से लोग जाके वहाँ काम कर रहे होते हैं, क्या परसेप्शन देख रहे हैं आप? देखिए पाकिस्तान तो चेंज हो रहा है, लेकिन हमें स्टिल वी नीड more representation from Pakistan internationally. Yeah, internationally on the global stage. Whenever I work on those international stages or global arenas, I miss seeing other Pakistanis. I feel very alone when I work with the other people. तो मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान से और टैलेंट जाएं बाहर और काम करें। पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, बहुत क्रिएटिव बंदे पाकिस्तान में रहते हैं, और पाकिस्तान के पास सब कुछ है, बस उनको एक राह चाहिए जो उनको अच्छी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रिप्रेजेंट करने का मौका मिल सके। एग्जैक्टली। अच्छा मुझे बताइएगा कि पाकिस्तानी जनूबी एशिया में जो कल्चरल एस्पेक्ट है, आपको क्या लगता है कि कल्चरली हम कितने ड्रिवन हैं, हमें कितनी रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत है? बिकॉज ये तमाम चीज़ें हमारे कल्चर का हिस्सा हैं। अगर हम किसी भी चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं तो इंटरनेशनली प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्या चीज़ है जो कि वाकई पाकिस्तान को करनी चाहिए? पाकिस्तान का कल्चर इतना स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तान का हिस्ट्री इतनी स्ट्रॉन्ग है, वी हैव द क्राफ्टमैनशिप हियर इन पाकिस्तान। मैं समझता हूँ अगर हम वो उसको लेके आगे चलें तो हम काफ़ी वी विल स्टैंड आउट। हमारे पास आर्टिस्ट्स हैं, हमारे पास आर्टिशियंस हैं, क्राफ्टर्स हैं, हमारे पास सब कुछ है। पाकिस्तान में सब तरह के आपको क्रिएटर्स मिलेंगे, और मैं आता जाता रहता हूँ पाकिस्तान, और मैंने लोकल कम्युनिटी को भी पहचाना है, देखा है करीब से, और यहाँ पे बहुत कुछ आपको मिल सकता है पाकिस्तान में जो इंटरनेशनली नीडेड है। और जैसे मैंने आपको पहले बोला, आई फील वेरी अलोन व्हेन आई गो टू दोज प्लेसेस, और जब मुझे कोई देसी बंदा मिल जाता है तो यहाँ पाकिस्तानी कभी कभी मुझे मिल जाता है, तो मुझे वो एक अपनायत मिलती है। एग्जैक्टली। अच्छा पाकिस्तानी वेडिंग्स आपने देखी हुई हैं, आप यहाँ आके अटेंड भी करते हैं, बाहर की वेडिंग्स को आप कैप्चर करते हैं, दोनों वेडिंग्स के अंदर क्या फ़र्क है कम्युनिटी की? जो यहाँ की वेडिंग्स होती है वो तो एक्स्ट्रावेगेंट होती हैं, बहुत बिग होती हैं, लैविशेस होती हैं, सही तरह जो कल्चरल सही तरह मनाया जाता है। वहाँ की जो है नॉर्वे में अगर देखा जाए तो वहाँ की वेडिंग बहुत कॉम्पैक्ट होती हैं, छोटी होती हैं, इतना क्योंकि हम हैं बहुत थोड़े उधर, तो इतनी लैविश नहीं होती जितना पाकिस्तान में होती हैं। लेकिन आजकल मैं ट्रेंड देख रहा हूँ नॉर्वे में, जो वो जाके नॉर्वेजियन नेचर को दिखाते हैं, बाहर जाके निकाह करेंगे, अच्छी सी ग्रीनरी प्लेस जहाँ पे नेचर अच्छा हो। अच्छा नॉर्वे का मौसम बहुत जो है वो डिफरेंट है, 6 महीने आप अंधेरे में रहते हो, 6 महीने आप रोशनी में रहते हो, तो जब लोग वहाँ जाते हैं सेटल होते हैं तो उनको बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आप इस चीज को आपने कैसे कर्व किया? आई एम बाय बर्थ, आई वाज बोर्न देयर, सो मुझे इतना इस फ़र्क नहीं, मुझे इन चीज़ों की समझ इतनी नहीं आती क्योंकि मैं तो शुरू से उधर हूँ। लेकिन जो नॉर्वे शिफ्ट होते हैं, मूव होते हैं, उनके लिए काफ़ी डिप्रेसिंग होता है विंटर पीरियड, क्योंकि वहाँ पे ऑलमोस्ट 3 आवर्स के लिए आपका डे टाइम होता है, और डे टाइम भी ऐसे होता है कि पूरी डायरेक्ट लाइट नहीं होती, थोड़ी सी लाइट होती है, और बाकी के जो घंटे होते हैं वो रात होती है और सही डार्क होता है। और समर में ऑपोजिट होता है, समर में आपके 3 घंटे रात होती है और बाकी सारा दिन। आप सोचें हमारी मगरिब होती है 10:45 रात को, रोज़ा बहुत लेट खुलता है, मुझे पता है। खुलता था हमारा गर्मियों में जब रोज़े होते थे तो हम 21-22 घंटे का रोज़ा रखते थे, तो हमने रखे हैं, अब तो हम भूल गए हैं, लेकिन वो बहुत हमारे लिए टफ होता था। ठीक है। अच्छा मुख्तलिफ ममालिक के साथ आपने काम किया, इंटरनेशनल स्टेजेस पे काम किया है, ग्लोबल ऑफ कोर्स दिस वर्ल्ड इज़ अ ग्लोबल विलेज जहाँ हर तरह के लोग काम करते हैं।
आपके काम में क्या चेंजेस आई जो आपने देखा कि दिस आई एम वर्किंग एंड दिस आई हैव टू डू? देखिए आई वाज ऑलवेज, मुझे हमेशा पसंद था ये ग्लिट्स एंड ग्लैम वाली दुनिया। मैंने शोज़ भी किए हुए हैं, मुझे आप भी हमारे साथ गई थी नॉर्वे। और मुझे हमेशा शौक़ रहा है फ़ैशन का, मुझे हमेशा शौक़ रहा है फ़िल्म का, तो मैं चाहता था कोई फ़िल्म एंड फ़ैशन को किस तरह कंबाइन किया जाए। तो काफ़ी मैंने रील्स देखी, सोशल मीडिया पे चीज़ें देखी, उनसे मैं इंस्पायर होके रेफरेंसेस लेके मैंने बोला कि मैंने अब जाना है ओस्लो से बाहर, क्योंकि ओस्लो में छोटा सा शहर है वो, वहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होते। तो मैं मूव हो गया, फ्रांस में गया, इटली में गया, वहाँ पे मैंने अपनी कोशिश की कि मैं आगाज़ किया सफ़र का। तो एक बहुत जानी पहचानी इंटरनेशनल अदाकारा थी, उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला और उसके बाद मैंने कभी मुड़ के नहीं देखा। तो उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ती जा गई। अच्छा, आपको ज़्यादा शौक पूरी फिल्मिंग का है कि फैशन शूट्स का है? बिकॉज कैमरा इज़ योर मेन, कहते हैं कैमरा इज़ माई ब्रेड एंड बटर बिकॉज इट्स ऑल आई हैव ऑलवेज सीन यू विद द कैमरा। तो क्या चीज़ देखते हैं डिफरेंट, क्या आप लोगों को दिखाना चाहते हैं? I just want to show people beautiful. Yeah, that too, and also I just want to show people the way I see them and capture the beauty of them through my eyes. अच्छा, फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेसेस जिनके साथ काम किया आपने वो कौन से, जिनका दिल किया वाकई मुझे बहुत अच्छा लगा? पाकिस्तानी अभी रिसेंटली मैंने हलीमा सादिया खान जो खुदा और मोहब्बत वाली, हाँ, अभी रिसेंटली हमने काम किया था कैन फिल्म फेस्टिवल में, और वो काफ़ी अच्छा रहा हमारा। और आपने शूट किया? हमने शूट किया और ज़बरदस्त। अच्छा, एक चीज़ अमन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट में काम किया हुआ है, पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस जब कान्स में जाती हैं या कहीं जाती हैं तो उनके अटायर के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद होती है कि यार ये इन्होंने क्या पहना हुआ है। तनकीद क्या होता है? मतलब कि उन्हें क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि दे शुड नॉट वेयर दिस, दे शुड वेयर दैट, और बिल्कुल वेस्टर्न फैशन क्यों कॉपी करती हैं बिकॉज दे आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान। आपको भी ये चीज़ लगती है कि यहाँ देयर इज अ गैप? जहाँ तक मुझे पता है, आप जब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, यू शुड बी मॉडेस्ट, आई बिलीव। मॉडेस्ट? या यू शुड बी मॉडेस्ट एटलीस्ट। और मॉडेस्ट फैशन काफ़ी पॉपुलर है इंटरनेशनल, अगर आप देखें तो वहाँ पे आपको इंटरनेशनली हिजाबी मॉडल्स भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और वो फुल कपड़े पहनते हैं। तो हम पाकिस्तानी भी अपना अटायर लेके जा सकते हैं आगे मॉडेस्ट फैशन में। एग्जैक्टली। ईरानी इज ऑलवेज अ मॉडेस्ट फैशन, इवन द गल्फ इज लाइक अ एंटायर मॉडल। और आप कैन फिल्म फेस्टिवल में काफ़ी जाते हैं सऊदी अरब से भी टैलेंट्स, और वो भी अपने आप को से मॉडेस्ट होते हैं, वो अपना कल्चर, अपना आइडेंटिटी वो रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इट्स अ ग्लोबल इंटरनेशनल अरीना, आपको हर किस्म के बंदे वहाँ से, हर मुल्क से मिलेंगे। तो आपको लगता है कि यहाँ पाकिस्तान जो है ये लैक करता है? पाकिस्तान को इतना अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, तो या। अच्छा, फिल्म के हवाले से आपको पता है कि पाकिस्तान में फिल्म्स अब वापस बनना शुरू हो गई हैं जी, वर्क इज़ गोइंग ऑन स्टिल। तो पाकिस्तानी फिल्म्स के ऊपर आप, बिकॉज यू आर अ फिल्म मेकर एज वेल, यू थिंक सो देयर इज़ अ गैप और समथिंग शुड बी डन वेल? प्रोडक्शन का प्रॉब्लम है, सिनेमेटोग्राफी का प्रॉब्लम है, स्क्रिप्ट हमारा अच्छा नहीं है, या एक्टर एक्ट्रेसेस जो बिग स्क्रीन वाले हैं दे नीड टू बी रिप्लेस्ड? आई थिंक पाकिस्तान हैव इट ऑल, बट सब है पाकिस्तान, सब कुछ है, लेकिन बजट के ऊपर थोड़ा काम करना चाहिए। होगा तो फिर अच्छी आपकी क्वालिटी भी निकलेगी। बजट के ऊपर काम करना चाहिए। एग्जैक्टली। और यहाँ पाकिस्तान लैक कर रहा है। या आई बिलीव। अब मैं पाकिस्तानी फिल्में इतनी देखता नहीं हूँ, लेकिन मैंने मौला जट देखी हुई है, और मैंने वो नदीम बेग साहब, उनकी भी फिल्में मैंने देखी हुई हैं, वो भी अच्छा काम करते हैं। Any message you want to give on this entire day, on the celebration of independence? मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान एक बहुत पुरसुकून और अच्छा मुल्क है, और पाकिस्तान में आप आएँ और देखें कि यहाँ पे मेहमान नवाजी इतनी अच्छी की जाती है, गेस्ट को अच्छी तरह ट्रीट किया जाता है। मैं तो अपने दोस्तों को भी, फॉरेनर्स जो आते हैं, मेरे दोस्त हैं फॉरेनर्स,
मैं उनको पाकिस्तान लेके आता हूँ और वो इतना खुश होते हैं, उन्होंने एक दफ़ा भी नहीं पे किया किसी चीज़ को। हाँ, लोगों ने पे कर दिया होगा। एग्जैक्टली और वो आते हैं, वो सेलिब्रिटीज़ बन जाते हैं इधर, सब कुछ सारे उनसे सेल्फियाँ लेना चाहते हैं। देख लें फिर पाकिस्तान कैसा है। थैंक यू सो मच अमन शेख। थैंक यू सो मच। इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू कमिंग ऑल द वे फ्रॉम नॉर्वे। तो व्यूअर्स, हमने सोचा कि आज हम स्पेशली ऐसा प्रोग्राम डिज़ाइन करें जिसमें हम पाकिस्तान से जो लोग बाहर रहते हैं और जो पाकिस्तान में रहते हैं, जो काम कर रहे हैं, आपको दिखाएं। तो पाकिस्तान जो बात होती है, जब पाकिस्तान का नाम आता है तो वाकई आपका एक अहद, एक वफ़ा जो है, एक लॉयल्टी जो होती है वो सामने आती है। तो आज हमने पाकिस्तानियत की बात की है, पाकिस्तानियों से उसकी बात की है। तो व्यूअर्स, आज का प्रोग्राम कैसा लगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे सोशल पेज पे जाएं, नियो पाकिस्तान का पेज फेसबुक पे ज्वाइन करें और सारा कंटेंट देख सकते हैं। और कल की ट्रांसमिशन मत मिस करिएगा। कल की ट्रांसमिशन हमारी भरपूर तरीके से सेलिब्रेशन है 14 अगस्त की। तो हमेशा देखते रहें नियो पाकिस्तान।